हेलो बच्चों। उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन फिजिक्स की बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इसी में आपको सपोर्ट करने के लिए चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। एरर एनालिसिस भी इसके अंदर आता है। तो इस चैप्टर के अंदर पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट का मतलब 3 वीडियोज इसके आएंगे। पार्ट 1 हम लोग आज करेंगे और पार्ट 2 इसके बाद और पार्ट 3 इसके बाद। ये वीडियो नीट के बच्चों के लिए यानी नीट फिजिक्स के लिए ही बनाया गया है, उसको ध्यान में रखकर। तो वही लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो नीट का एग्जाम देंगे, उसमें फिजिक्स की हेल्प इधर से मिलेगी। चलिए बात को शुरू करते हैं। तो यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस, फुल चैप्टर शेड्यूल। पार्ट 1 में मैंने डिवाइड किया है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, डायमेंशनल एनालिसिस। और पार्ट 2 में हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और पार्ट 3 में करेंगे एरर एनालिसिस, जिससे ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाएंगी। पूरा चैप्टर आपके हाथ लगेगा। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे ये चाहते हैं कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए एनोटेशंस के साथ में, वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं ये वीडियो जाने के बाद मैं उसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और आप अपने नोट्स के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकें। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो ये अरविंद एकेडमी का ऐप है। ये ऐप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कई ऐसे कोर्सेज या मटेरियल्स आपको मिल सकते हैं जो आपकी नीट की प्रिपरेशन में आपको काफी आगे बढ़ाएं। तो ये रहा अरविंद एकेडमी ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अब शुरू हो जाती है पढ़ाई। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो मेजरेबल हो और साथ में जिन पे फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई कोई किसी को देख के खुश हो जाए कि मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूं, आपका फ्रेंड है और आपसे कहता है देख के बहुत खुश हो गया, मैं किसी दूसरे फ्रेंड को देख के और खुश हो गया, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है। आप कितने खुश हैं, और फिजिक्स के लॉज भी नहीं लगते इस पे, कितने खुश हैं या कितने दुखी हैं ये आपको मेजर कर पाना नहीं कर पाते हम, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जो क्वांटिटी मेजरेबल है और साथ में जिन पे फिजिक्स के लॉज लगते हैं उन्हीं क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? एग्जांपल के तौर पर जैसे कि बात करें लेंथ की, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जैसे बात की जाए मास की, ये सब मेजरेबल है और फिजिक्स के लॉज इस पे लगते हैं, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ये सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और कौन सी नहीं है जो मैंने बताया, खुश होना, दुखी होना वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं, थोड़ी फिजिकल क्वांटिटीज का और जिक्र करते हैं। देखिए, जब फिजिकल क्वांटिटीज हमको बाय द वे जैसे कि लेंथ मालूम पड़ गई या हमें मास मालूम पड़ गया, तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे? भाई मास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो मेजर करना पड़ेगा कि इसका मास कितना है, इस पेन का, और ये दूसरे का कितना मास है। ये मास को मेजर करने का जो तरीका होता है वो स्टैंडर्डाइज रहे, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहे। इसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला कि यूनिट, मास की यूनिट क्या रखेंगे। तो हम लोग को पता है एसआई सिस्टम में कि मास की यूनिट हम रख लेते हैं केजी। तो ये हो गया साहब केजी। अब ये जो केजी है यानी 1 केजी, किसी भी चीज को नापने जब जाएंगे तो हम बताएंगे कि ये फला चीज दुगनी है केजी से, 2 केजी है, 3 केजी है, 4 केजी है। इसी तरह अगर कोई इसके बीच की क्वांटिटी है तो 100 ग्राम, 50 ग्राम और भी डिनोमिनेटर्स आते हैं अपने पास। बात समझ में आ रही होगी। तो अगर मैंने किसी ब्रिक, ईंटे को जो मकानों में लगता है, उसको उठा लूं और बोलूं कि ये 2 किलो का है, तो इसका मतलब केजी का डबल है। केजी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है बताई गई है वर्ल्ड वाइड, उसका डबल है। तो इसके साथ साथ इसको मेजर करने में 2 फैक्टर आ गए। एक तो आ गया 2 बेटा, जिसने बताया कितने गुना है केजी से, ये तो दुगना है, तो दिस इज नंबर। और ये क्या है? हमारी यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें नंबर और यूनिट की आवश्यकता होती है। तो जनरलाइज फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं? यहां पर जैसे लिखा हुआ है, देखिए NU।
एन होता है यहां पर कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो एनयू से रिप्रेजेंट करेंगे। एन हो जाएगा कितने गुना और यू हो जाएगा कितने, कौन सा जो है उसका यूनिट है। तो एनयू इज द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एनयू जो चीज होती है उसमें अगर आप कोई यूनिट बदल दें, जैसे किलोग्राम की जगह आप ग्राम लगा दें, तो कर कुछ भी दें लेकिन क्वांटिटी थोड़ी बदलेगी। इसको हम बोले कि ये 0.3 किलोग्राम है, सपोज ज्यादा ही बोल रहा हूं, 0.1 किलोग्राम है सपोज, और हम बोले 100 ग्राम है, तो इसका मास थोड़ी बदल गया है, उसको कहने का तरीका बदल गया है। तो इसी को हम लिख देते हैं यहां पर, अगर मैं बात करूं तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2, इस तरह, क्योंकि वो क्वांटिटी नहीं बदलती है, वो क्वांटिटी नहीं बदलती जिसको मेजर कर रहे हैं, आपके मेजर करने का तरीका बदल सकता है। आप समझ गए होंगे जो मैंने एग्जांपल दिया किलोग्राम या ग्राम का। चलिए फटाफट आगे चलते हैं और अगली चीज देखते हैं। हमारे पास है यूनिट्स। तो अब हमने बात की थी जहां पर एनयू की बात की थी, अब इसमें ये जो यूनिट थी, इस यूनिट की क्या खास बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिट ऐसी होनी चाहिए, कुछ उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो यहां लिखी है, जो वर्ल्ड वाइड हम आसानी से हर जगह अवेलेबल हो और एक ही जैसा हो। तो देख लेते हैं। तो यहीं पर ये बात लिखी है कि द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड द फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट हम चूज करेंगे, उसके लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके अंदर क्या खास बातें होनी चाहिए। तो ये इट शुड बी सुटेबल योर साइज, एक सुटेबल साइज हो, ऐसा ना हो कि आप 100 kg को एक यूनिट मान लें, तो हर जगह तो 100 kg नहीं काम आएगा, 1 किलोग्राम काम आता है, 2 किलो आलू दे दो, 3 किलो लौकी दे दो तो इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल, यानी कि आसानी से बनाई जा सके, मिल जाए सबको, है ना। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी। और इट शुड नॉट वेरी विद टाइम, ऐसा ना हो कि समय के साथ पता लगा 1 kg बनाया और 1 kg गर्मी में पता लगा 1.25 किलोग्राम हो गया 1.25, और ठंडक में पता लगा 0.9 kg हो गया। तो बदले ना टाइम के साथ। तीसरा, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, यानी हम इसको आसानी से बना सकें, ऐसा ना हो कि बहुत मुश्किल हो तो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आसानी से बन जाएगा तो हर सिटी में, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में ये बनाना आसान होगा। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये किसी और फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड ना हो कि गर्मी पड़ गई तो कुछ और यूनिट बदल गई और ठंडक पड़ गई तो कोई और यूनिट बदल गई, प्रेशर डाल दिया तो कुछ और हो गया, प्रेशर कम किया तो कुछ और हो गया। तो ये खास बातें होनी चाहिए जब हम यूनिट को चूज कर रहे होंगे, है ना, कि भाई केजी बोला इसीलिए कि ये इस किलोग्राम में ये गुण पाए जाते हैं इसलिए किलोग्राम बोला, 100 kg को हमने नहीं माना यूनिट। ठीक है, बात समझ में आई होगी। ये बातें इसलिए जैसे कि इंटरेस्ट आया, पूरी बात पकड़ पाए। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वो सारी यूनिट, चाहे वो फंडामेंटल यूनिट हो चाहे डेराइव्ड यूनिट है, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं जिस सिस्टम में, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और यही लिखा है कि ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called system of units। ये system of units कई तरह के हैं, तो हम लोग 4 तरह के बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे। उसमें से पहला जो होता है हमारा, आप देखें तो वो है सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम क्या है? इसमें हम लोग लेंथ को सेंटीग्राम से, यहां पर लिखा होगा, लेंथ को सेंटीग्राम से और मास को ग्राम से और टाइम को सेकंड से नापते हैं। तो इसमें आपको पता है कि फोर्स की यूनिट डाइन होती है इन सीजीएस सिस्टम, और वर्क की होती है एनर्जी की अर्ग। तो सीजीएस सिस्टम में हम लोग इस तरह से मेजरमेंट करते हैं, यूनिट्स अलग हो गई और कोई भी क्वांटिटी हो, फंडामेंटल हो, डेराइव्ड हो, कोई क्वांटिटी आ जाए, सबको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बेटा एफपीएस सिस्टम, ये भी आप पहचानते हैं, फुट पाउंड सिस्टम। तो ये फुट यानी लंबाई को, लेंथ को फुट से, मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस सिस्टम को, ये चालू सिस्टम था पहले, ब्रिटिश सिस्टम भी रहा है ये, एफपीएस सिस्टम वहां पर यूज किया जाता था। अगले सिस्टम की बात करते हैं जो कि एमकेएस सिस्टम है। तो एमकेएस सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि मीटर, लेंथ को मीटर से, मास को हम लोग किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। एमकेएस सिस्टम
इंडिया में भी काफी चालू रहा है। तो यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन हो जाता है और एनर्जी का जूल हो जाता है। इसके बाद एक चौथा सिस्टम आया जिसे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो क्योंकि ये अलग अलग सिस्टम थे, कोई कंट्री कोई सिस्टम यूज कर रही है, कोई कंट्री कोई सिस्टम यूज कर रही है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक का दूसरे से ट्रेड होने लगे, तो ये डिफिकल्ट हो गया कि हम किसी को नाप रहे हैं सीजीएस में, कोई नाप रहा है एमकेएस में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो उस वजह से, और साइंटिस्टों की भी भाषा अलग थी, उस कंट्री का साइंटिस्ट सीजीएस सिस्टम में बात कर रहा है और इधर बातचीत किस में चल रही है, किसी और में चल रही है। तो इसको देखते हुए एक नया सिस्टम आया, एसआई सिस्टम, और इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया। अब जो भी साइंटिफिक वर्क होता है सब एसआई सिस्टम के अंदर ही होता है। अब ये रहा आपका एसआई सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई सिस्टम, इसमें एक सिस्टम बना दिया गया और ये सिस्टम पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है आज। इसके अंदर देखिए लिखा है कि दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हेल्प इन रिवोल्यूशनरी चेंजेस ओवर द एमकेएस सिस्टम एंड इट इज नोन एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। ठीक, क्योंकि कई बार क्या होता था, जैसे एमकेएस सिस्टम है उसमें हीट की एनर्जी को कैलोरी बोल रहे हैं, वर्क की एनर्जी को हम जूल बोल रहे हैं, तो ये अलग अलग जो भाषा बोली जा रही थी और भी कई दिक्कतें, वो दिक्कतें दूर कर दी गई और एक रैशनलाइज बहुत ही बेहतर सिस्टम दिया गया, एसआई सिस्टम, जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, जिससे काफी आसानी हो गई। अब आगे की बात करते हैं। देखिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट करेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिव इट्स वैल्यू इन फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको इस क्वेश्चन को करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि जो 1 मीटर होता है वो 3.2 फीट के बराबर होता है। अगर हमको ये मालूम है, होना ही चाहिए, तो उसके बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम चेंज करें तो 9.8 इंटू 3.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा फुट पर सेकेंड स्क्वायर, और ये फिगर आएगी करीब करीब 32.14 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली इसको 32 या 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। ये आपने इसको चेंज कर दिया और ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से बातचीत की जा सकती है। चलते हैं एक कदम और आगे और देखते हैं। अब बात होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स की। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, जिसको किसी और क्वांटिटी की मदद से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो कहलाती फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ, तो लेंथ एक प्रॉपर्टी है ना, कि ये चीज मान लीजिए 6 इंचेस लंबी है, तो ये 6 इंच को या आप 15 सेंटीमीटर को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किसी और भाषा में नहीं कह पाएंगे। ऐसे ही मास है, मास को किसी और प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल अपनी ही भाषा बोलेंगी, किसी और की मदद से उनको बताना संभव नहीं है, तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जांपल जैसे मास लिखा है, मास के लिए मीटर इसकी यूनिट है, और आप लेंथ के लिए बात कर लेते हैं, ये मास की यूनिट केजी है, ये मीटर तो लेंथ की हो जाएगी, तो मास है, और लेंथ की आप बात करें तो लेंथ की यूनिट मीटर हो जाएगी। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स क्या हैं जो किसी और क्वांटिटीज की मदद से बताई ना जा सके। ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई हैं एसआई सिस्टम में, और 2 बाद में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ली गई हैं। तो ये अब आप देखिए कि कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो टोटली एक दूसरे से सबसे इंडिपेंडेंट है। तो बात करते हैं यहां पर, ये देखिए लेंथ है बेस क्वांटिटी, और लेंथ को हम लोग एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट मीटर से मेजर करते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप याद करके रखिएगा। ये जो डेफिनेशंस होती हैं आप देखेंगे तो बहुत ऊल जलूल सी मिलेंगी आपको, अजीबो गरीब। ये अजीबो गरीब डेफिनेशन क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हम इस चीज को सारे एरर से, सारी परेशानियों से दूर रखना चाहते हैं कि हम अगर इंडिया में हैं तो भी ये यूनिट का मतलब यही रहे, यूएसए चले जाएं तो भी यही रहे, चंद्रमा पे चले जाएं तो भी यही यूनिट हो, और मंगल ग्रह पे चले जाएं तो भी यही यूनिट मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि टाइम से,
इन्वायरमेंट से, स्पेस से इस पर कोई फर्क ना पड़े। यानी जिसका जो नाम दे दिया, अगर किसी लड़की का नाम प्रियंका बोल दिया तो वो प्रियंका नाम हिंदुस्तान में भी, अमेरिका में भी, इस अर्थ पर, मंगल ग्रह पर, हर जगह प्रियंका का मतलब वही हो, कोई दूसरी प्रियंका ना मिले वहां। बात समझ में आई होगी। इसलिए हम थोड़ी ऊल जलूल डेफिनेशंस रखते हैं, जिससे हम इन चीजों से अपनी फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटीज को बचा सकें। तो ये डिफरेंट है जो आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का जिक्र किया जा रहा है। तो पहली हो गई लेंथ बेटा, दूसरी हो गई मास, मास का केजी की बात करते हैं जो आप जान ही रहे हैं। आगे की बातचीत करें तो इस तरीके से हम टाइम की बात करते हैं। तो टाइम का क्या है? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका एम्पियर। ये कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। आगे बात करते हैं, और यहां पर देखिए जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसे हम लोग केल्विन से शो करते हैं। केल्विन इज दी एसआई यूनिट, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से दिखाते हैं, साथ में ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला से दिखाते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? समझ लीजिए जैसे कि एक चमक होती है, चमक समझते हैं जैसे कैंडल। अब पहले क्या था, जब लाइट नहीं थी तो कैंडल जलाई जाती थी, उसी कैंडल से कैंडला बन गया है। एक मोमबत्ती में कितनी चमक? एक मोमबत्ती। और 4 मोमबत्ती के बराबर चमक आ गई तो 4 कैंडल्स के बराबर आ गई। तो ये कैंडला उस तरह से यूनिट नाम रख दिया गया। तो कैंडला एक्चुअली बताता क्या है? चमक कितनी है, ऐसा समझे आप, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो अपनी ही भाषा बोलती हैं, किसी और की मदद से इनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आप। तो ये आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। और चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर बात करते हैं ना डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनको हम और यूनिट्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर स्पीड लिखा है, तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड जो यूनिट है स्पीड की, वो इसकी यूनिट है। लेकिन ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है, लेंथ वाला मीटर, टाइम का सेकंड। तो लेंथ वाला मीटर और टाइम के सेकंड से मिलके बनी है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको बताने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद लेनी पड़ रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से उसको हम रिप्रेजेंट कर पाए, वो बोली जाती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। और नाम भी है डेराइव्ड, कहीं से ली गई हैं, डेराइव की गई हैं, तो इसको डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। 7 क्वांटिटी प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अलावा जितनी फिजिक्स में क्वांटिटी हम डील करते हैं वो सारी क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये भी बात आप पकड़ पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न उठ जाता है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब जब ये चीज 7 शुरू में बनाई गई थी फंडामेंटल यूनिट, फिर जब थोड़ा और प्रोग्रेशन हुआ तो साइंटिस्टों को लगा कि यार हमसे 2 क्वांटिटी छूट गई हैं, जिनको हम एग्जिस्टिंग जो 7 थी फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जैसे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल क्या है? ये जो स्मार्ट बोर्ड है या आपका पेन, रजिस्टर, कॉपी, उस पर आप जब कोई एंगल बनाते हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन को घुमाते हैं, तो दिस एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल। ये बोर्ड के ऊपर बन गया, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, अपनी कॉपी के ऊपर बना लिया। ऐसे ही एक और एंगल होता है जिसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D एंगल होता है। जैसे एक कोन होता है ना, तो कोन एक एंगल बनाता है इसमें सिरे पर। अभी हम इसको समझेंगे। मान लीजिए ये 3D फिगर समझिएगा, कैसे होता बताऊंगा। तो ये जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। दिस इज सॉलिड एंगल। ये 3D फिगर है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, ये 2 डायमेंशनल एंगल है। तो इन एंगल्स को, जो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोली गई हैं, इसको हम किसी और क्वांटिटीज की मदद से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो अब फटाफट देख लेते हैं कि प्लेन एंगल का हमारे पास क्या यूनिट है और क्या इसका मतलब है। तो देखिए ये प्लेन एंगल आ गया, जो 2D फिगर है, 2D एंगल है, इसका SI यूनिट होता है रेडियन। और पीछे भी मैंने लिखा था, शॉर्ट में आप जब लिखते हैं तो उसको RAD भी लिख देते हैं।
रेडियन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने काफी सालों से आपके जहन में होगा। यहां पर ये जो एंगल होता है, ये एंगल आपका रेडियंस में होता है, इन रेडियंस। अगर इस एंगल को आप उसमें नापेंगे डिग्री में, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो ये डिग्री में नहीं होगा, ये रेडियंस में होगा। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहीं पर आप देखें कि अगर आप एक सर्किल बना लें, फिगर बनी है वैसे, ये सेंटर हो गया, ओ लिख देता हूं। अब आप यहां पे ये जो आर्क है, ये रेडियस आर है, इसी रेडियस के बराबर आप इसका आर्क ले लीजिए और इसको मिला दीजिए, तो ये बना एक एंगल, थीटा कह देते हैं। अब इस फॉर्मूले में थीटा रखें तो आर्क की लेंथ कितनी है, आर, और रेडियस कितनी है, आर। तो ये वैल्यू 1 आ गई, इसे बोलते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन डिफाइन हो गया। 1 रेडियन क्या हुआ कि एक सर्किल पर उसी की रेडियस के बराबर जो आर्क होता है, सेंटर पर जितना एंगल सब्सटेंड करता है, उसे हम बोलते हैं 1 रेडियन। ये है प्लेन एंगल, 2 डायमेंशनल फिगर। बात समझ में आ गई? एक कदम और बढ़ते हैं, बाकी तो यहां पर बातें लिखी भी हुई हैं। अब दूसरा आ जाता है सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन, और इसको शॉर्ट में हम लोग एसटी लिख के भी छोड़ देते हैं। ये स्टे रेडियन है, और इसका सिंबल होता है, देखिए लिखा हुआ है ऐसे, ओमेगा शो कर देते हैं, डी ओमेगा कर दीजिए, और फॉर्मूला है ये डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या चीज होती है? ये चीज ये होती है कि अगर आप एक स्फीयर लेते हैं, स्फीयर क्या होता है, खोखला गोला समझ लीजिए, हॉलो स्फीयर। ये 3D फिगर होता है। फुटबॉल तो 3D होती है ना, 2D तो होती नहीं। अब यहां पर अगर मैंने एक स्फीयर ले लिया, इस स्फीयर में अगर मुझे इसका रेडियस आर है, अब इस स्फीयर पे, फुटबॉल पर, हम अगर कोई पैच ले लेते हैं, एक सर्कुलर डिस्क ले लें जो टोपी नुमा होगा। अगर आप सोचें कि आप सेंटर पे खड़े हैं, फुटबॉल के अंदर हैं, तो फुटबॉल की सरफेस कैसी होगी, ऐसे आएगी, कुछ काट के निकालेंगे। तो ये जो सरफेस है, मैं यहां की बात कर लेता हूं, ऐसे जो आएगी, ऐसे एक सर्किल टोपी नुमा आएगी, इसको अगर आप यहां पे मिला दें, और इसका जो एरिया है वो किसके बराबर हो, रेडियस के स्क्वायर के। ये जो रेडियस ऑफ द सर्किल है, इसके स्क्वायर के बराबर आपने टोपी का एरिया लिया हुआ है। तो इस समय ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल 3D एंगल है, इसे हम बोलते हैं 1 स्टे रेडियन। 1 स्टे रेडियन, ये 3D फिगर है, तो ये 1 स्टे रेडियन कहलाएगा। बात समझ में आई होगी? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप सेंटर पर हैं एक स्फीयर के, फुटबॉल के अंदर हैं, सोच लीजिए बड़ा सा कमरा है गोल, उसमें आप सेंटर पे खड़े हैं, तो अगर आपके सामने स्फीयर पर एक हम एरिया ले लें जिसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो वो ऐसे कोनिकल शेप में, पैराशूट फॉर्म में एंगल सब्सटेंड करेगा आपके ऊपर। तो उसे क्या बोलेंगे आप, वो होगा आपका 3D एंगल, वो होगा सॉलिड एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। तो इससे इसका यूनिट है स्टे रेडियन, और ये एक फॉर्मूला है डी ओमेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये भी बात समझ गए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 6400 एंगस्ट्रॉम, एक्सप्रेस दिस इन माइक्रोन एंड मीटर। तो देखिए क्या होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम, क्या आप जानते हैं, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या रही, वेवलेंथ ऑफ लाइट ये था 6400 एंगस्ट्रॉम, यानी 6400 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो मीटर में वैल्यू आ गई, 3 जीरो खसका दीजिए, तो 6.4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो ये मीटर में रिप्रेजेंट कर दिया आपने। किसको, एंगस्ट्रॉम में। ये करना आप जानते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात रहा माइक्रोन में, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। ये भी रिलेशन हमको मालूम होगा कि एक माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ
ऑफ लाइट इन माइक्रोन, वो वैल्यू कितनी हो गई 6.4 इंटू 10⁻⁷ जो मीटर में था, और डिवाइड कर दिया 10⁻⁶ से, और ये आंसर आ जाएगा इतने माइक्रोन, यानी 0.64 माइक्रोन। ये आपका आंसर रहा। तो ये जो क्वेश्चन था कि किसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं 6400 एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन और मीटर में, इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है बात पकड़ में आई होगी। हट भी जाता हूं, उसका प्रेजेंटेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल भी जाएगा। ठीक, चलते हैं एक कदम और आगे और देखते हैं अगला क्या है। तो अगला एक और न्यूमेरिकल हमको दिखता है। देखिए यहां इंटरेस्टिंग है, आपके एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं कि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है। तो लाइट ईयर आप ध्यान रखिएगा ईयर है तो समय का नहीं होता, डिस्टेंस का यूनिट होता है 1 लाइट ईयर। खैर, तो हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर में, 1 लाइट ईयर का मतलब है कि जो वैक्यूम में लाइट चलती है वो 1 साल तक चलती रहे, और जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी इन 1 ईयर, 1 साल में, उसी को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। कितना ज्यादा हो जाएगा 1 लाइट ईयर की बात की जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो मीटर का और लाइट ईयर का रिलेशनशिप आपके सामने है, ये आपको याद आप कर लीजिएगा। सवाल लाइट ईयर वाले अक्सर पूछे जाते हैं। और साथ में 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर, वो उतना आप जरूर कर लेते होंगे। तो 1 लाइट ईयर की बातचीत की जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻6 माइक्रोन, ये आपने वैल्यू लिखी। अब ये वैल्यू आ जाएगी 9.46 इंटू 10⁻21 माइक्रोन, और ये अप्रोक्सीमेट बात करें 10 के आसपास दिख रहा है, तो 10⁻22 माइक्रोन अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं। तो ये कहानी इसकी सेट हो जाती है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बड़ा आसान सा, मैं हटता भी हूं, आसानी से आप देख सकते हैं। छोटे मोटे सवाल हैं, पूछे जाते हैं आपके यहाँ। चलिए 1-2 एमसीक्यू करते हैं। अब यहां पर देखिए ये एक एमसीक्यू है जो कई आता रहता है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, मैंने आपको बताया था कि लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, बिल्कुल बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे। इसका आंसर सी है, डिस्टेंस की यूनिट। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, डिस्टेंस। अगली बात करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, समय की यूनिट कौन नहीं है। इसमें कई बच्चे गलती कर सकते हैं, कमेंट करके आंसर बताइए। क्या बिना बताए आप इस स्टेज पे जान पाएंगे? तो देखिए, माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर, लूनर मंथ, सोलर डे, ये सारी हैं टाइम की यूनिट। पैरालिक्टिक सेकेंड ये हमारी टाइम की यूनिट नहीं होती। जो पैरालिक्टिक सेकेंड है, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस में यूनिट ऑफ क्या लिख दिया, लाइट नहीं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे घुमा फिरा के आपके यहाँ सवाल आ जाते हैं और इसको आप थोड़ा ध्यान दिए रहेंगे तो बड़ा अच्छा कर लेंगे। तो ये कहानी इसकी रही। एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब यहां पर आ जाते हैं द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम्स। सरफेस टेंशन की यूनिट बताओ। तो सरफेस टेंशन आप जानते ही हैं, पढ़े हैं, मैं बता देता हूं, रुक नहीं रहा हूं क्योंकि आपके पास समय आपका ना वेस्ट हो, आप कमेंट करिएगा। लेकिन तो सरफेस टेंशन क्या रहा, सिग्मा से भी दिखाते हैं। सरफेस टेंशन ये किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और लेंथ की हो जाएगी मीटर। तो न्यूटन मीटर, इसका न्यूटन अपॉन मीटर इसका आंसर हो गया, और ये इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। ये हो गया सही। अब आपको मान लीजिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ही नहीं याद है तो खेल खराब हो जाएगा। नीट में, फिजिक्स में पेपर अच्छा करने के लिए आप 100% समझिए कि फॉर्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए।
क्योंकि सवाल भारी नहीं आते हैं फिजिक्स के, सरल आते हैं, लेकिन आपका समय कम रहता है और कट ऑफ आई जाती है। ये दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको फॉर्मूले तड़ातड़ आएंगे तो बात बन जाएगी। खैर, एक कदम और आगे चलते हैं, अगली बात देखते हैं। इसमें है द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। याद होगा ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है? बिल्कुल याद होगा। जैसे मैं पोटेंशियल में लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आपको ध्यान दिलाया मैंने, वैसे तो आपको पता होगा। परमिटिविटी, ठीक है, या इसको हम W अपॉन चार्ज Q भी बोलते हैं। अब यहां पे बातचीत करते हैं कि इसकी हमको यूनिट बताने का है। तो हम, और जो आंसर में देखिए फैरेड बहुत लिखा हुआ है, फैरेड कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। तो यहां पर हम अगर लिखें Q इज इक्वल टू CV, तभी फैरेड आ पाएगा, वरना आ ही ना पाएगा। और कहां से आएगा? अब यहां पर देखिए, अगर आप इसको आप Q लिखे रहने दें, इसको C लिखे रहने दें, और ये जो V है, V में इसकी यूनिट देखें आप, तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं ना, मैं पूरा ही लिख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिखा? इस Q की यूनिट और Q की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी। देखिए, अगर मैं ये 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं कि तो कांस्टेंट है, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो हो गया C अपॉन R, है ना बेटा? अब इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड, और इसकी क्या है? मीटर। तो इसका आंसर है फैरेड पर मीटर, ये आंसर है। और ये आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये कहानी इस तरीके से बन जाती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। कैसे किया मैंने आपको दिखाया, इस तरह से ध्यान देके आप करेंगे तो जरूर सवाल सही होंगे। ये नोट कर लीजिए। चलिए एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं, आगे चलें। अब ये एक न्यूमेरिकल कहने जा रहा था, ये एक एमसीक्यू और है अपने पास। लिखा है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जानते होंगे, M इज इक्वल टू NIA। एक कोई लूप होता है अगर, जिसमें करंट I फ्लो कर रही होती है, तो इसका एरिया A है अगर, तो इसका जो NIA इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो NIA से क्या यूनिट बन गई? N तो नंबर है, नंबर ऑफ टर्न्स, कोई मतलब नहीं। I हो गया एम्पियर, और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट है M की, वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये देखिए, ये भी हो गया। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान और दिमाग को शांत रखेंगे तो सब सही हो जाएगा। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पे, या डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला पार्ट खत्म हो जाता है जो मेजरमेंट से लिंक था, यूनिट से लिंक था। अब आ जाता है डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये सबसे पहले जानते हैं कि डायमेंशंस हम कहते किसे हैं। तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर्स होते हैं वो डायमेंशंस कहलाती हैं। एग्जाम्पल देने के बाद ही आप समझ पाएंगे। जैसे कि डेंसिटी मैंने लिखा भी है। अगर आप बात करें, डेंसिटी की मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मास आपने लिखा ऐसे, और वॉल्यूम क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखेंगे तो लेंथ क्यूब, है ना, लेंथ इंटू लेंथ, ये मामला रहता है। तो इस वॉल्यूम को आप लिख दीजिए यहां पर लेंथ क्यूब, और ये पावर 1 रही। तो ये देखिए क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। बात समझ में आई होगी। लेंथ और मास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब इसकी जो पावर है वो उसको हम बोलेंगे डायमेंशंस। किसकी? डेंसिटी की। बात खत्म। यानी डेंसिटी का मास में एक डायमेंशन है, और लेंथ में ये -3 हो जाएगा, अपॉन में था, -3 डायमेंशन है। तो मास का एक डायमेंशन और लेंथ का -3 डायमेंशन। तो दिस इज नोन एज ए डायमेंशंस। तो किसी भी क्वांटिटीज को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी जो
पावर्स होती हैं वो उसके डायमेंशंस कहलाती हैं। ये पता होना चाहिए, कई बच्चों को मालूम नहीं रहता और टीचर लोग शायद बातचीत भी कम हो पाती है, तो इस वजह से ये ध्यान रखिएगा। खैर, अगला कदम बढ़ा लेते हैं। अब कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम लोग। तो यहां देखिए लिखा है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको रिप्रेजेंट करने में मास का m है, लेंथ का l कैपिटल लेटर में इस ब्रैकेट से शो करते हैं, ऐसे बना देते हैं और ये मास लिख दिया हमने। और इसी तरीके से टेम्परेचर, ये टाइम का t है, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। तो ये इस तरह से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर हम डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें, अभी देखा था ना हम लोगों ने, तो डेंसिटी को हमने पीछे क्या लिखा था बेटा, मास की पावर 1 और बेटा जी लेंथ की पावर -3। तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे ब्रैकेट बनाइए, मास का एक पावर है तो चाहे तो 1 लिख दीजिए वरना ना भी लिखिए, मैं लिख के दिखाता हूं, और लेंथ का -3 है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी की वैल्यू एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं, तो टी का पावर 0 और एम का पावर 1 नहीं लिखा, इसलिए कि कैसा भी रिप्रेजेंट कर दें इन दोनों में से बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये डायमेंशनल क्या है फॉर्मूला, व्हाट इज दिस, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। हर चीज लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, तो बात को पकड़ के रखिएगा। चलते हैं एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, यहां पहुंच गए। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, फॉर्मूला तो अभी हमने लिखा था, वही डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। यहां कहीं लिखा भी होगा, कहां गया, डेंसिटी। ये देखिए डेंसिटी का इस फॉर्मेट में लिखना है, ब्रैकेट एमएलटी के फॉर्मेट में लिख देंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे फोर्स होता है तो फोर्स का क्या होता है, mlt-2, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास का मैं मास ही भी लेने देता हूं, एक्सेलेरेशन को क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और लिखिए तो वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। तो मैं अब यहां पर वैल्यू डालता हूं, मास के लिए m हो गया और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, यानी LT-1 और ये टाइम का 1, तो ये क्या हो गया, MLT-2। तो इसको याद कर लीजिए बेटा, ये कुछ बेसिक चीजें जो याद होनी चाहिए। और फोर्स के बाद ऐसे ही अगर मैं बात करूं वर्क, इसमें शायद लिखा हो ना लिखा हो मालूम नहीं, अगर मैं, और एक्सेलेरेशन का देखिए LT-2 होता है, ये एक्सेलेरेशन का मतलब मैंने दिखाया था अभी आपको, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये मीटर पर सेकेंड, तो मीटर लेंथ का, पर सेकेंड मतलब LT-1, जानते हैं ना ये, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट। तो डेल्टा T क्या हो गया, टाइम, तो LT-2। अब यहां वर्क का भी देख लीजिए, ये -2 है ना। और अगर हम लोग वर्क की बात कर लें तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं ऐसे ही लिख दूं, नहीं कहीं कोई बच्चा कंफ्यूज कर जाए। तो ये फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मतलब MLT-2 में हम लेंथ वाले डायमेंशन को ऑल ले लेंगे, ये लेंथ है ना डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा L², तो ये हो गया ML²T-2। ये देखिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, ठीक लिखा ना, कुछ लिखने में ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, जब इक्वल टू का साइन आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहां पर जब दिखा एरिया, ये देखिए इक्वल टू का साइन है, तो मैं इसको ऐसे हटाता हूं एरो, ये देखिए इक्वल टू का साइन है, ये देखिए इक्वल टू का साइन है, फिजिकल क्वांटिटी इधर और इधर आपका डायमेंशन। तो ये क्या, डायमेंशनल इक्वेशन, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, समझदार आप हैं ही। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई, बात समझ में आ गई। अब कई बार क्या होता है कि कई क्वांटिटीज की डायमेंशंस एक ही निकल आती हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल एक दो मैं दिखाता हूं, या टेबल से लगाई है मैंने, और लगाने का मकसद है, जैसे देखिए मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये मोमेंटम और इम्पल्स जो है इनका एक ही डायमेंशन निकल रहा है, M1L1T-1। तो ये दिखाना था, इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, देखिए लाइन लगी हुई है, इतनी सारी क्वांटिटीज का एक ही डायमेंशन है। तो ये
केवल डायमेंशन से आप पकड़ पाए कि यही क्वांटिटी है, डिफिकल्ट है, नामुमकिन है अगर कोई और क्लू नहीं दिया है। तो एमसीक्यू जब दिए जाते हैं आपको, तो वहां देते ही ऐसे ऑप्शन है कि वो पक्का पता चल जाए यही है, ये नहीं कि दो ऑप्शन, दो के डायमेंशन एक होंगे तो फिर कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा, हिंट दिया होगा, तो बात आप पकड़ पाए होंगे, ये इसलिए बताया। अब एक कदम और आगे चलेंगे, ये चार्ट उसी के तहत है और ये बातें लिखी हुई हैं जो आप पकड़ सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहां पर, इस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे और ऐसा आता है यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का जिक्र है। तो लिखा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब आप फॉर्मूला भूल ना जाएं, इसलिए फॉर्मूला देखिए यहां दिया हुआ है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और ये इसका फॉर्मूला होता है। ये वेलोसिटी है, ये लेंथ है, ये एरिया, ये फोर्स है। इसी तरह चार्ज क्यू, तो क्यू का फॉर्मूला दिया हुआ क्यू इज इक्वल टू आई टी। फिर पोटेंशियल वी, तो ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। एंड सो ऑन, कैपेसिटेंस सी एंड रेजिस्टेंस आर, तो ये फॉर्मूले इन दोनों के दिए हैं। तो चलिए पहली चीज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां ईटा आप लिखेंगे, पहला पार्ट में यहां करता हूं ईटा, तो ईटा इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ए, एफ के नीचे ए चला गया, एंड डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वी। इस तरह से ईटा की बातचीत लिख ली। अब इनकी हम डायमेंशंस को यहां पर फिट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो ईटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फोर्स का, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है अभी देखी थी, mlt माइनस 2। फिर ये लेंथ, तो लेंथ का होता है केवल L। एरिया, तो एरिया का L स्क्वायर। फिर वेलोसिटी LT माइनस 1, है ना। इस तरीके से सबके हमने वैल्यूज डाल दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो थोड़ा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं जब बात करूंगा कि ईटा का डायमेंशंस क्या रहा, तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहां पर इस L स्क्वायर, ये L स्क्वायर को खा जाएगा, नहीं ये 3 है तो L माइनस 1 बचेगा, तो M बचा, L माइनस 1 बचा और T माइनस 1 बचा। ये देखिए L स्क्वायर ने इन दो L को मारा, एक L बचा रह गया, और T माइनस 2 था और ये T माइनस 1, तो T माइनस 1 बचा रह गया। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ईटा के लिए। पहला आंसर हमारे हाथ में आ गया है। दूसरा भी निकालने का प्रयास करते हैं, जहां तक चार्ज की बात की गई है, क्यू की, थोड़ा और ऊपर करते हैं। नंबर 2 कलर बदल लेता हूं, व्हाइट कर लेता हूं। नंबर 2 की बात करूं तो अगर मैं Q की बात करूं तो Q इज इक्वल टू आई टी। तो मैं समझ गया कि यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला Q का अगर लिखना है तो मुझे डायमेंशन ऑफ I और डायमेंशन ऑफ T ये लिखना होगा। यानी A हो गया एम्पियर, करंट का डायमेंशन, टाइम का T, और ये आंसर नंबर 2 आ गया। बात पकड़ में आ गई। तीसरी बात करता हूं मैं, यहां तीसरा भी यहां कर सकते हैं, चौथा फिर अगले स्लाइड में कर लेंगे। U इज इक्वल टू वी आई टी, मैं अगली स्लाइड में ले लेता हूं जिससे दिक्कत ना आए। V का निकालना था, तो यहां पर हमें नंबर 3 शायद, U इज इक्वल टू वी आई टी का फॉर्मूला हमें गिवन है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें V का चाहिए। V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है, U एनर्जी है, I करंट है और T फॉर टाइम है, इतना हम लोग पहचानते हैं। तो ये रहा U, और IT की बात करें तो ये रहा साहब I और ये रहा साहब T। अब U एनर्जी है, वर्क, तो वर्क का भी हम लोगों ने पीछे देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ml स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन करंट का एम्पियर और टाइम का T। ये वैल्यू क्या हो गई, ml स्क्वायर T माइनस 3 एंड A माइनस 1। A फॉर एम्पियर है, एरिया मत समझ लेना, तो देख लीजिएगा सही लिखा है कि सही लिखा है वैसे, ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। ये हो गया किसका,
डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है एनर्जी का यू का। अब अगला भी जो वहां लिखा था वो भी कर लेते हैं हम लोग। नंबर 4 था हमारा Q इज इक्वल टू CV और निकालना C का था। तो Q इज इक्वल टू CV और हमको चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, C का। तो C क्या हो जाएगा, Q अपॉन, ये वेलोसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ध्यान रखना। अब Q का आप जानते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो यहां पर इसको हम I और T लिख देते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, W अपॉन Q फॉर्मूला होता है, ये हो गया ml स्क्वायर T माइनस 2 और चार्ज क्या होता है I इंटू टी। I का मतलब एम्पियर और T का मतलब टाइम, ये हो गया। तो उसको लिखा जा सकता है ml स्क्वायर T माइनस 3 A की पावर -1। ये किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक। जैसे आप गलती ना करें और अच्छे से इसको लिख पाएं, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो अभी तो यहां पे V ही लिख देता हूं, आगे कर देता हूं। ये हो गया एम्पियर और टाइम बेटा जी, और नीचे हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकाला है ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। ये मैंने कैसे निकला है, ये मैंने निकाल के आपको ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 निकाल के यहां पर शो किया है। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी C का जो फॉर्मूला हमारे हाथ में आएगा वो आएगा कितना, m माइनस 1 L माइनस 2 T की पावर 4 और A स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अब आखिरी वाला V इज इक्वल टू आई आर था, तो नंबर 5 V इज इक्वल टू आई आर, हमको R निकालना है। तो R का डायमेंशनल फॉर्मूला V अपॉन I। तो V को ऊपर निकाल चुके हैं तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। और रही बात यहां पर करंट की, तो एम्पियर इज द वैल्यू, तो यहां क्या आ गया, ml स्क्वायर T माइनस 3 A की पावर -2, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो पांचों चीज इस क्वेश्चन में निकालनी थी, मैं हट जाता हूं फिर आपको दिखा भी देता हूं, तो वो आप यहाँ पे कैसे निकाली गई उसको देख सकते हैं। और ये आपको आना ही चाहिए, ये आपको आना ही चाहिए। तो नोट कर लीजिए, मैं हटाऊं और आगे इसको बढ़ाता हूं। ये देखिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। अगली स्लाइड ले लेते हैं, और ये तो स्लाइड कहीं आपको खिसकाने की जरूरत पड़ती नहीं दिखती। तो इस तरीके से ये निकाला गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, कैसे निकलता है ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। खैर, एक कदम और आगे चलते हैं बेटा। अब ये एक एमसीक्यू है, और इस एमसीक्यू में पूछा है, इफ एल एंड आर आर रेस्पेक्टिवली द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, एल और आर यूजुअल मीनिंग भी यही होता है, देन द डायमेंशंस ऑफ एल बाई आर विल बी। तो देखिए, एल बाई आर की डायमेंशन निकालने जब जाओगे तो याद करो कि एल बाई आर क्या होता था, तो ये टाइम कांस्टेंट टाउ होता था, टाइम कांस्टेंट टाउ। तो टाइम ही आंसर आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब ये रहा टाइम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे, m0 L0 और t की पावर 1 या t, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, और इसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो c है। तो ये देखिए, ये आप अगर निकालने लगेंगे तो लंबा हो जाएगा, पहुंचेंगे यहीं आप। तो ये भी दिमाग में आपको चमकना चाहिए कि यार ये तो एल बाई आर होता है, टाइम कांस्टेंट, टाइम लिख के खत्म करो, है ना। अच्छा, क्या हर बार ऐसा ही होगा कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बने तो खटाक से कुछ हो जाए? ऐसा नहीं होता। अगला सवाल उसी पे बेस्ड है। ये देखिए साहब अब यहां पर इफ सी एंड आर
रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ये हमें पता है सी और आर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देन द डायमेंशंस ऑफ आरसी, आरसी की डायमेंशन निकालनी है। तो आरसी की डायमेंशन आप निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं ये देखने की बात होगी। तो आरसी की डायमेंशन में आर यानी रेजिस्टेंस, इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ये कहां से निकली है आर, आप जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, और V को लिख सकते हो W अपॉन क्यू, ये आई आर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, इसका हुआ ए टी, और इसका हुआ ए, और इसका हुआ आर निकालने का है। अब ये डब्बे बना दीजिएगा। अब यहां पर आर की बात की जाए तो ये ए स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा ए माइनस 2, तो ये क्या बना एम एल स्क्वायर, एक टी माइनस 2 था, टी ऊपर गया तो टी माइनस 3, और साथ में ए ऊपर गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। ये देखिए आर का मैं निकाल दिया, मुझे लगा कि आप समझ सकेंगे आसानी से। ये आर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद सी की बात कर रहा है, तो कैपेसिटेंस का हम लोगों ने पीछे निकाला था फॉर्मूला, तो वो वैल्यू कितनी है m माइनस 1 एल माइनस 2 टी की पावर 4 ए स्क्वायर। कहां से निकलता है कैपेसिटेंस का, आप जानते हैं। मैं कलर बदलना चाहूंगा। Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो यहां से आप C को निकाल सकते हैं। V का डायमेंशन और Q का डायमेंशन पुट करेंगे, C का निकल आएगा। ये पीछे हम लोग इसी पढ़ाई में, इसी लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये दोनों मामला हो गया। अब RC की वैल्यू निकाल लें, जो इन्होंने पूछ लिया है। दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए m माइनस 1 m को खा जाएगा, t माइनस 2 l माइनस 2 l को खा जाएगा, t माइनस 3 खाएगा लेकिन t बचेगा, तो एक t बचा, और a स्क्वायर भी खा जाएगा, केवल आपका t आने वाला है। तो आप लिखना चाहें तो एम एल टी की पावर 1 लिख देंगे। अब इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी पड़ गई। और जितनी नीट फिजिक्स में या नीट में सिलेक्शन के लिए, जैसा मैंने बोला था, आप जानते भी हैं कि टाइम कम होता है, तो स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ेगी, जब आप कॉन्सेप्ट सीख कर उसकी प्रैक्टिस लगातार करेंगे। ये वैसा ही है कि रोज प्रैक्टिस डिमांड करेगा, जिससे आप औरों से आगे हो पाए। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कैलकुलेशन भी करिए, ठीक। तो ये देखिए, ये सवाल हो जाता है, आप इसको देख लीजिए, एक कदम और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। अगली बातचीत करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो 3 मेजर एप्लीकेशंस हैं, जिसपे सवाल भी आते रहते हैं। तो 3 मेजर एप्लीकेशंस क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्या है, मैं कलर थोड़ा बदलता हूं। पहला होता है कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है, यानी कहीं पर लिखा हुआ है a बराबर b, तो इसका जो डायमेंशन है वही इसका होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन करेक्ट हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि किसी इक्वेशन का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आ भी जावे तो जरूरी नहीं होता है कि वो फॉर्मूला या इक्वेशन करेक्ट हो, वो डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन ये पक्का है कि नहीं कि वो सब जगह लागू होगा, इसका तो पता नहीं रहता। जैसे कोई फॉर्मूला बनाया, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अब उस फॉर्मूले को इजाद किया किसी साइंटिस्ट ने, अब उसने पहला चेक किया कि मैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर लूं कि ये F बराबर फोर्स बराबर ये चीज है कि नहीं, तो डायमेंशनली करेक्ट आ गया। लेकिन वो ये कह नहीं सकता है, श्योर नहीं हो सकता है कि फॉर्मूला हर जगह लगा दो अब ठीक है। हाँ, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये पक्का हो जाता है कि इस फॉर्मूले में गड़बड़ी है कहीं। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला हाथ में है। हो सकता है कुछ कांस्टेंट लग रहा हो सकता है क्योंकि कई डायमेंशंस तो एक जैसे होते हैं, किसी जगह कोई और फिजिकल क्वांटिटी आ रही हो। बात पकड़ पा रहे हैं ना। डायमेंशनली इनकरेक्ट होना ये साबित करता है कि चीज सही नहीं है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होना ये साबित नहीं करता ये फाइनल फॉर्मूला है। ये ध्यान रखिएगा, लॉजिक है, समझ में आना चाहिए। टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, जूल से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, या मतलब
किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जूल कह दिया मैंने, जूल की जगह आप एमकेएस सिस्टम ले लीजिए, एमकेएस सिस्टम से सीजीएस में जा रहे हैं, तो वहां इसका उपयोगिता है या एप्लीकेशन है। डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, कोई फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसका हम रिलेशन, एक टेंटेटिव रिलेशन विड्रॉ कर सकते हैं। ये तीनों देखेंगे एक एक करके। तो पहले पे आते हैं हम लोग, और इसका जिक्र करते, जो मैंने बात बताई शायद यहां पे लिखी हुई है, वो मैंने समझा दी है। बट ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी द फिजिकली करेक्ट। वही मैं बता रहा था आपको कि कोई भी चीज अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि फिजिकली वो करेक्ट हो। गलत है तो गलत पक्का है। तो यहां पर जैसे दिया हुआ है आपको, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, एक फॉर्मूला हम लोगों ने 1-2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले पढ़ा है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूले की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब क्या है कि इसका जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका हो, वही डायमेंशन इसका हो, इस पूरे पार्ट का। जब भी किसी इक्वेशन में आपका प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेसर देन लगता है, तो हर क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा समझाने की चाहत आ गई, आप देखें इसको। वैसे तो आप जैसे आपने लिखा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसका जो डायमेंशन होगा वही इस पूरे का होगा, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। टिक का निशान लगा रहे थे, टिक लग भी नहीं रहा है तो ऐसे लगा देते हैं, है ना, वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब क्या है कि पूरे का डायमेंशन इसके बराबर आना है, तो इसका डायमेंशन भी यही होना चाहिए। क्योंकि जब किसी क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी जोड़ी जाती है तो सेम क्वांटिटी जोड़ सकते हैं। आप एप्पल्स में एप्पल जोड़ सकते हैं, ऑरेंजेस में ऑरेंजेस, यानी लेंथ में लेंथ जोड़ सकते हैं। 2 मीटर प्लस 1 मीटर, 2 मीटर प्लस 3 किलोग्राम नहीं जोड़ सकते। तो लेंथ में मास थोड़ी जोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसका दोनों का सेम है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा और इसका भी यही होगा। इसलिए कहा कि जैसे ये प्लस है, इस प्लस की जगह अगर ये माइनस भी होता, इक्वल टू भी होता, ग्रेटर होता, लेसर होता, तो सब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू इसका और इसका, तभी हम कहते कि डायमेंशनली करेक्ट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, बात आपको पकड़ में आई होगी, मैंने थोड़ा समझाया भी। अब अगला एक सवाल सा ले लेते हैं और इसको करके देखते हैं। यहां लिखा है check the correctness of the relation S is equal to ut plus half a t square, where u is the initial velocity, ये हम जानते हैं, is the acceleration, t is the time, s is the displacement। LHS इसकी बात करते हैं। जो हमारा LHS था जो कि डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है केवल लेंथ, m की वैल्यू 0, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब राइट हैंड साइड पर हम देखते हैं, राइट हैंड साइड पे पहला वाला तो है ut, क्योंकि इसका भी डायमेंशन यही होना चाहिए और इसका भी यही होना चाहिए, तो ut लिखते हैं। ये क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या रहा? m की पावर 0, lt माइनस 1, टाइम हो गया t, ये वैल्यू आ गई m0 l t की पावर 0। ये देखिए यहां पर इसके बराबर है। अब RHS के बाद दूसरा एंड हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है? हाफ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं। एक्सीलरेशन की बात करो, एक्सीलरेशन और टाइम का स्क्वायर बेटा जी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था LT माइनस 2, हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसको आप लिख सकते हो m की पावर 0 LT माइनस 2, और ये रहा टाइम विच इज t स्क्वायर। इसको भी निकाला आपने तो वैल्यू आ गई m0 l की पावर 1 t0। अब यहां पे देखिए तो LHS बराबर RHS आ गया है। तो ये फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट।
बात पकड़ में आपके आ गई होगी। इस तरह से मैं हटता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, वरना मैं इसका प्रेजेंटेशन दूंगा ही। तो इस तरीके से देखिए करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं जिससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्टनेस चेक कर रहे हैं, ठीक। अब राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए बी जो ये कांस्टेंट्स यूज किए गए हैं, in the relation p is equal to b minus x square upon 80 where p is the power, x is the distance and t is the time। ठीक है, मैं व्हाइट कलर ले लेना चाहूंगा और इसे 80 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो इसे लिख सकते हो p80 is equal to b minus x square। ज्यादा आसान हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इजियर देन डिवीजन, एडिशन इज ऑलवेज सिंपलियर देन सब्सट्रैक्शन। खैर गुड, तो ये बात यहां समझ में आ गई। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लीजिए तो ये हो जाएगा P80 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही डायमेंशनल फॉर्मूला B के बराबर होगा और वही x स्क्वायर के बराबर होगा। हमने समझा था किसी इक्वेशन पे ये डायमेंशनल फॉर्मूला और यहां माइनस साइन है तो भी इसका जो डायमेंशन है वही इसका होगा, वही इसके बराबर होगा। तो ये डायमेंशन इज इक्वल टू बी का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायमेंशन। अब इन दोनों चीजों को अगर मैं ले लूं एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लूं तो मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब l स्क्वायर, सिंपल सी बात। इसको और तमीज से कैसे लिख सकते हैं, m नॉट l स्क्वायर t का पावर 0। तो ये देखिए b का तो आपने निकाल लिया, पहला आंसर मिल गया, a बचा हुआ है अभी, इसे लिख दो आंसर। और अभी a बचा है तो उसके लिए a और निकाल लेते हैं, फिर से व्हाइट ले लेता हूं। अब देखिए a निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पर इसको, इस वाले को और इस वाले को साथ ले लेते हैं। तो आप क्या लिख देंगे, P80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बहुत सुंदर। तो a की बात करें डायमेंशन फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन PT। अब एक्स स्क्वायर का हम निकाल चुके हैं विच इज l स्क्वायर, लेंथ है ना, और p क्या है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू W अपॉन T। आपको और हमको पता है, और W की वैल्यू क्या थी, ml स्क्वायर T माइनस 2, और ये टाइम, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ml स्क्वायर T माइनस 3। उम्मीद है पावर का डायमेंशन निकाल लिया। तो ml स्क्वायर T माइनस 3 और साथ में एक T और है तो ये T और लग गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, l स्क्वायर से मर जाएगा, बाकी ऊपर जाएंगे। तो m की पावर -1 l और t की पावर प्लस, ये रहा -1 -2 बचा, ऊपर गया t स्क्वायर बचा, l0 और t स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से आपका a का वैल्यू निकल आया, ये a था देखिए, और a का वैल्यू ये निकल आया है। तो b भी निकाल दिया आपने, a भी निकाल दिया आपने। तो इस तरह के कांस्टेंट्स या इस तरह का सवाल जब आता है तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और सवाल तुरंत निकल आएगा। शांति से कॉन्सेप्ट जरूर सीखे रहिए जिससे सवाल निकालने में आसानी हो। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल हम लोग फिर से करेंगे। इसको नोट कर लिया होगा, मैं हट गया था। अब अगली बात आती है कि जब एक सिस्टम से, सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चीजों को आप बदलते हैं। बहुत सुंदर बात। तो हम लोगों ने शुरू में देखा था कि कोई भी क्वांटिटी हो उसका NU N1 U1 और N2 U2 बराबर होता है, और यहां पर जो यूनिट है उसके क्या डायमेंशंस हैं वो रख दिए जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूं और समझाता भी हूं, इसीलिए यहां पर ये ब्रैकेट लगा। ये तो N तो नंबर है लेकिन ये यूनिट है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हम बोले कि किसी चीज को MKS से CGS में कन्वर्ट करना है, ये इसका तात्पर्य है, इसका मीनिंग है। MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वहां डायमेंशनल एनालिसिस ये हमको मदद करती है। मैं अभी सॉल्व करके भी एक दिखाऊंगा एग्जांपल, उससे और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए यहां पर जैसे कि यूनिट की बात की, जो U1 लिखा था, इस यूनिट में मास, लेंथ और टाइम
जो है उसके डायमेंशंस ए बी सी हैं। तो देखिए लिख दिए, ये यूनिट 2 था, तो इसमें डायमेंशन अलग अलग हो सकते, मास लेंथ और टाइम के डायमेंशंस तो सेम ही होंगे। तो यहां पर M2 L2 T2 ABC सेम डायमेंशन, तो कभी बदल नहीं सकते। मास का कितना डायमेंशन, लेंथ का, बाकी यूनिट कोई इस्तेमाल करें नापने के लिए। तो यहां पर देखिए N1 U1 इक्वल टू N2 U2, तो N2 क्या हो गया, ये NU1 अपॉन U2। भाई यहां पर ये आपने लिखा था, तो अगर मैं N2 निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, N1 U1 अपॉन U2, और यही देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक, अब यहां पर U1 अपॉन U2 में ये ऊपर वाला M1, नीचे हमारा U2 था, तो M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। इस तरीके से काम हो जाता है। ठीक है, अब इसका एक सवाल करते हैं और मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास भी करता हूं। अब देखिए ये रहा एक सवाल। अब इस सवाल में इसको थोड़ा समझिएगा। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन ए सिस्टम विच हैज 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज ए फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास टाइम। लेंथ मास टाइम की जो यूनिट होती है वो हमने बदल दी है इस क्वेश्चन में। वैसे तो लेंथ मास टाइम अगर सीजीएस की बात करें तो लेंथ की हम सेंटीमीटर बोल देते, मास की ग्राम और टाइम की सेकंड बोल देते, लेकिन इसने कहा ना बाबा, हमारा जो लेंथ है उसको आप 20 सेंटीमीटर एक चीज मानो, उसी के मल्टीपल में नापो। और इसी तरह लेंथ के बाद मास है तो मास के लिए 250 ग्राम बोल दिया है, और टाइम के लिए जहां तक मिनट बोल दिया, हाफ मिनट। अब कैसे करेंगे, देखिए इस सवाल को बड़े प्यार से कर सकते हैं। हमने पीछे फॉर्मूला सीखा था, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, अभी पीछे देखा है, फिर L1 अपॉन L2 पावर B, और T1 अपॉन T2 पावर C। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, हमेशा पता रहना चाहिए अपने को। कुछ वैल्यूज डाल देते हैं यहां पर, मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं, अच्छा दिख सकता है। अब यहां पर N1 की जगह जिसको चेंज करना है ये N1 है, इसी को बदल रहे हैं, 100 जूल है, तो मैं इसको लिख देता हूं 100। और जूल की कहानी किस सिस्टम में है, आप एमकेएस सिस्टम में समझेंगे, जूल उसी की यूनिट है, ऐसे समझें। तो यहां पर M1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, तो 1 kg एमकेएस सिस्टम में मास का होता है 1 किलोग्राम, और ये रहा आपका 250 ग्राम। पावर कितनी है इसकी, 1, क्योंकि ये पहले ये 1 मैंने कैसे लिखा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क क्यों, क्योंकि जूल इसकी यूनिट है, mL² T-2। तो ये मास का 1 पावर था, ये देखिए 1 है, तो ये 1 लगा दिया। लेंथ में हम लोग 2 लगा देंगे, है ना। तो यहां पर देखिए लेंथ की कहानी की, तो लेंथ होता है एमकेएस सिस्टम में 1 मीटर, और L2 कितना बोला, इसने बोला 20 सेंटीमीटर, तो दिस इज 20 सेंटीमीटर। पावर कितनी है, 2, ये यहां से पकड़ी पावर। फिर टाइम का हालचाल लेते हैं, टाइम हमारा होता 1 सेकेंड, और इसने बोला था आधा मिनट, और ये रहा यहां पर -2। ये प्रॉपर फीड कर दिया, आप आंसर निकालना है। तो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, लिखा 100। अब इन दोनों वैल्यूज को काटना है, तो 1 kg को 100 ग्राम लिख लो, 1000 ग्राम सॉरी, और ये रहा 250 ग्राम, पावर 1। 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर कर लो, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर। इसके बाद 1 सेकेंड, आधे मिनट में 30 सेकेंड होते हैं, ये रहा -2, वैल्यू रख दी हम लोगों ने। अब यहां पर फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 100, 4 की पावर 1, और उसके बाद 5 की पावर 2, और ये 30 है, पावर -2 है, तो ये नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पावर हो जाएगी प्लस, है ना, निगेटिव की पॉजिटिव। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, अगर मैं लिखूं 100 × 4, 5 का स्क्वायर 25, और 30 का स्क्वायर, तो 30 × 30 लिख देते हैं, या 900 लिख दो,
और इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁶, जो नई यूनिट्स हैं विद न्यू यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से सवाल करेंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर, ये तो आपने थोड़ा सा 2-4 सेकंड ले लीजिए दिमाग तक पहुंचने के लिए। इस तरह से इसको चेंज किया जाता है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो यूनिट्स बनाई गई हैं, सवाल थोड़ा सा एक स्टेप हायर है। अगर यहाँ यूनिट ना बनाई जाती, केवल हम ये बोलते कि सीजीएस सिस्टम में चेंज कर दो, ये तो एमके सिस्टम का हालचाल था। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं हम, यहां पर सब कुछ वही जाता, क्योंकि जो फॉर्मूला लिखा था वो तो वैसे ही था। जैसे 100 जूल को हम लोग चेंज कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम में, चेंजिंग इन दू सीजीएस सिस्टम। वहां पर जो सिस्टम था उसकी फंडामेंटल यूनिट बता दी थी। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए N2 की जो वैल्यू है यहां तो 100 जूल लिख देंगे आप, और यहां मैं पहले लिख देता हूं M1/M2 इसकी पावर थी 1, फिर L1/L2 इसकी पावर थी 2, और फिर टाइम था T1/T2 और इसकी पावर थी -2। अब यहां पर देखिए, क्योंकि आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको इसमें, तो ये तो एसआई सिस्टम की कहानी। यहां M1 की जगह कितना लिखेंगे, 1 किलोग्राम, और यहां अब M2 की जगह आ जाएगा 1 ग्राम। समझ पा रहे होंगे, पावर 1। लेंथ की जगह लिखेंगे आप 1 मीटर, और L2 की जगह लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। टाइम की जगह लिखेंगे सेकेंड, टाइम की जगह लिखेंगे सेकेंड। फर्क देख रहे हैं, यहां पे 1 आ गया, क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम में सीधे चेंज कर रहे हैं। और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक स्टेप और कर देता हूं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं ऊपर आप, नीचे 1 ग्राम रहा। पावर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और नीचे 1 सेंटीमीटर। पावर 2 रहा, और सेकंड का सेकंड कट गया था तो ये 1 रहा, 1 की पावर -2, बात खत्म हो गई। तो यहां पर जो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कट गया, ये आ जाएगा 100 इंटू 1000, और ये आ गया 100 का स्क्वायर, यानी 100 इंटू 100। देख पा रहे होगे आप। तो ये जो वैल्यू बनी, कितनी बनी, 2 2 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 सीजीएस सिस्टम में, अर्ग में आ जाएगी। इन सीजीएस सिस्टम लिखते हैं, और ये 10 की पावर 9 अर्ग वैल्यू आंसर आ जाएगी। समझ पाए होंगे आप। इस तरीके से ये किया जाता है। तो पहले वाले सवाल में, पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में बेटा जी यहां पर ये यूनिट्स ये दे देते हैं आजकल, इसलिए सवाल करवाया आपको, जैसे आपको कोई परेशानी ना आए। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू डाल देनी फटाफट। ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए समय ले रहा हूं। जब आपकी प्रैक्टिस, सवाल छोटे भी आएंगे एमसीक्यू में, तो आप फटाफट निकाल पाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस और क्लैरिटी आपको चाहिए बस। इसी तरह मैंने करके दिखाया कि सीजीएस सिस्टम में अगर जाने की बात चले तो आप सीजीएस सिस्टम में इस तरीके से चले जाएंगे। ठीक, अब अगली बात देखते हैं हम लोग कि तीसरा एप्लीकेशन जहां पर हम लोग फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहां पे ये लिखा होगा, इफ यू नो द फैक्टर्स ऑन विच ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स वी कैन फाइंड ए फॉर्मूला रिलेटिंग टू दोज फैक्टर्स। मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास पे, एक्सेलेरेशन पे, सपोज कि पावर x की पावर y, तो हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या हम लोग एक फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं इससे कि भाई इसमें क्या रिलेशन है। क्योंकि फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए हमको, तभी ये निकाल पाएंगे। कैसे निकालते हैं ये दिखाते हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन नुमा है, इसको लेते हैं। अब इसमें बोला है कि द सेंटीपिटल फोर्स F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass, velocity and radius of the circle। तो अब देखिए ये F is proportional to mass, velocity और क्या था, रेडियस। इस पे ये डिपेंड कर रहा है। इसकी कितनी कितनी डायमेंशंस हैं ये नहीं दिया है,
तो हम कुछ डायमेंशन मान लेंगे। मान लीजिए इसकी डायमेंशन x ले ली, इसकी हमने y ले ली और इसकी हमने z ले ली। कि मास जो है, मास का डायमेंशन इसमें x है और वेलोसिटी का y है और रेडियस का z है। अब इसको इक्वल टू साइन लगाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी डायमेंशन लेस कांस्टेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। सपोज करिए k इस्तेमाल कर लिया, m की वैल्यू x, v की वैल्यू y और r की वैल्यू z। अब ये k क्या है? डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, तभी इसको लगाया है कांस्टेंट। अब इसके आगे हम लोग इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। ये देखिए ऐसे लिख लिया। अब यहां पे चले तो इसका तो कोई डायमेंशन k का है नहीं, हमने लिख ही दिया है। मास का जिक्र आया तो मास का डायमेंशन लिखो। फिर वेलोसिटी lt माइनस 1 होता है, ये y आ गया। रेडियस है, रेडियस तो लेंथ होती है, तो ये लेंथ का z आ गया। अब दोनों डायमेंशन इक्वेशन है तो सेम होनी चाहिए। यहां लिख दो मास, मास की वैल्यू l x आ गई, लेंथ का y है और ये z है, तो ये y प्लस z आ गया और t के पावर माइनस y आ गया। ये देखिए साहब, अब क्योंकि जैसे हम लोगों ने आज सीखा है और जानते भी हैं कि ये एक डायमेंशनल इक्वेशन है और डायमेंशनल इक्वेशन में राइट हैंड साइड का डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब सीधे लिख दीजिए इक्वेटिंग द पावर ऑफ ml और क्या है t। तो इक्वेटिंग, ये तो मैं लिख रहा हूं, आप तो धड़ाधड़ करेंगे। इक्वेटिंग ऑफ पावर्स ऑफ m l एंड t। तो l का पावर यहां देखिए 1 था, यहां x है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x बराबर 1। फिर l की पावर यहां देखिए 1 है और यहां क्या y प्लस z। अभी देखते हैं, उसके बाद अगला देखते हैं, t की पावर माइनस 2 है और यहां t की पावर माइनस y है, तो y बराबर कितना निकला यहां पर? y बराबर 2। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, देखिए हमारा x निकल गया, y निकल गया। यहां पर हम लोग 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू 2 पुट करते हैं प्लस z। तो यहां से z कितना आ गया मेरे बच्चों? माइनस 1। तो हमें यहां पर देखिए x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। अब इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला लिखा था इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसको हमने पकड़ा और फाइनली m लिखा, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट पकड़ा, मास की पावर x है तो मास लिखा m पावर 1, वेलोसिटी का पावर y है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, ये फॉर्मूला हमने लिखा था यहां पर, मास x, वेलोसिटी y और टाइम z। तो k लिखा, मास का पावर हो गया x यानी विच इज 1, वेलोसिटी का हो गया 2 यहां पे जो दिया है, और z मतलब जो था वो टाइम था, तो z की पावर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बना? F इज इक्वल टू k mv स्क्वायर, और ये हम लोग उसमें चेंज कर रहे हैं, तो mv स्क्वायर और t माइनस 1, ये t नहीं था, ये r था, ये हमारा r था, ये मैंने गलत t लिख दिया यहां पर। तो दिस इज r माइनस 1। तो ये mv स्क्वायर बाई r देखिए आ गया। और फिर एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको वैलिडेट करते हैं तो ये एक डायमेंशन फॉर्मूला निकल आया हमारा, डिड्यूस कर लिया फॉर्मूला। अब यहां पे जब एक्सपेरिमेंटली हम k की वैल्यू 1 कर लेते हैं, देखते हैं कितनी आ रही। 1 हो जाती है जब ये when k इज इक्वल टू 1, या वेयर, या उसको सीधे ही लिख दीजिए f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर k इज इक्वल टू 1।
और इस तरह से देखिए डायमेंशनल जो एनालिसिस है उसकी मदद से आप एक फॉर्मूला डिड्यूस कर लेते हैं और उस फॉर्मूले के बाद एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग करते हैं कि इसके वे की वैल्यू क्या है भाई साहब, और ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए। अच्छा, ऐसा ही नहीं है, आप ऐसा ही ना समझ जाइएगा कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो उसमें कुछ कमियां नहीं है, सब कुछ सही है तो फिर इसी से सारा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता, इसकी कई लिमिटेशंस हैं, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। तो ये आपने देखा सवाल जहां तक ऊपर है, ये सवाल था जहां पर बातचीत की आपसे फटाफट, और आप इसको देख पाए होंगे या समझ भी पाए होंगे जो आपके जहन में रहना चाहिए। अब अगली बातचीत करते हैं, देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो लिमिटेशन के तौर पर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, पहली क्या है, द मेथड ऑफ डायमेंशन हैज द फॉलोइंग लिमिटेशन, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन ए फॉर्मूला कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस मेथड। यहां पर देखिए जो के था उस के को हम पता नहीं कर पाएंगे इस मेथड से, उसके लिए अलग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चाहिए कि के कितना होएगा या होना चाहिए। तो के का आता पता नहीं चलता, के कोई कांस्टेंट होगा डायमेंशनलेस, क्या होगा, पाई है, ई है, क्या है मालूम नहीं, तो वो पता नहीं कर पाएंगे आप। तो पहला तो ये लिमिटेशन। बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड। अगर किसी फॉर्मूले में मान लीजिए v बराबर हम यहां लॉग करके कुछ लिख दे, लॉग एक्स एंड समथिंग लाइक दैट, तो इसको हम फिर टैकल नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो लॉग हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इन सब बातों को आप निकाल नहीं पाएंगे, यहां तक कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को भी। तो ये दूसरी लिमिटेशन। दिस मेथड डज नॉट वर्क व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 वेरिएबल्स। हम यहाँ एमएलटी की बात करते हैं निकालते वक्त, और इससे ज्यादा वेरिएबल अगर हो गए तो हमारी तो इक्वेशन ही 3 वेरिएबल में बनेगी, तो 4 वेरिएबल कहां ढूंढ पाएंगे। आपने 10th क्लास में या 9th में ही पढ़ा था कि जितने वेरिएबल होते हैं, ये अलजेब्रा का फंडामेंटल लॉ है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन कम से कम चाहिए होती हैं। 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन। अब कहीं 4 वेरिएबल हो और 3 ही इक्वेशन हो तो 4 वेरिएबल नहीं निकाल पाएंगे आप। आगे, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक। एग्जाम्पल, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। वर्क की, एनर्जी की और टॉर्क की सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही आ जाता है। तो हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी कैसे माने, क्योंकि वर्क, एनर्जी और टॉर्क तीनों अलग अलग मुद्दे हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ये आपको बताएगा नहीं, ये तो एक ही डायमेंशन फॉर्मूला दे देगा। अगली बात करें, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, इसके बारे में भी ये कोई सूचना प्रदान नहीं करता है। तो इस तरीके से ये जो पहला पार्ट था वीडियो का, जिसके अंदर यूनिट्स, मेजरमेंट और डायमेंशनल एनालिसिस की बात मैंने की, आपके लिए कंप्लीट हो जाती। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो नीट की पूरी चीज आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका प्रेजेंटेशन पाने के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।